इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पार्ट 4। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस और ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ये दोनों लाइन पर हम लोग देखने वाले हैं कि डाइपोल का फील्ड क्या होता है, एक उसके एक्सिस पे और दूसरा एक इक्वेटोरियल प्लेन, उस प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे उसका फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू ए डाइपोल। और तीसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेरा डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर किसी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल भी नहीं, अगर हम लोग एक्यूरेटली लिखे तो ये होगा मेरे पास वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत ज़्यादा ही स्मॉल डिस्टेंस होता है हम लोग का दोनों चार्ज के सेपरेशन पे, पर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस अरेंजमेंट में देखें तो ये जो येलो डॉट दिख रहा है ये दोनों मेरा चार्जेस है अगर ये डाइपोल है तो, और दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, यानी कि इसमें अगर चार्ज क्यू है तो इसमें भी चार्ज होने वाला है मेरे पास क्यू, ये हो गए इक्वल, और अपोजिट अगर इसमें प्लस है तो इसमें चार्ज होने वाला है माइनस क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उस स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग 2a मान लेते हैं। अभी हम लोग 2a ही क्यों लिए? इसलिए ताकि इसके जो सेंटर है डाइपोल का उससे किसी भी एक चार्ज का डिस्टेंस मेरे पास a हो जाए। तो ये था मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगला जो मेरे पास टॉपिक है वो है मेरे पास डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? तो डाइपोल का मतलब तो समझ में आ गया कि 2 चार्जेस होने चाहिए मेरे पास इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों का सेपरेशन बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल के लिए वैलिड है, और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू होता है डाइपोल मोमेंट का मेरे पास, जो उसका चार्ज है, किसी भी डाइपोल का जो चार्ज है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट यानी कि चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है मेरे पास वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दोनों चार्ज, जो दोनों चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस से मेरे सेपरेटेड है। तो यहाँ पर चार्ज मेरे पास क्या है? चार्ज मेरे पास है q, और दोनों का डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d वो है मेरे पास 2a के बराबर। तो यानी कि यहाँ पर हो गया मेरे पास 2a, यानी कि मेरे पास डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ जाता है 2qa, पर इसका डायरेक्शन, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा हम लोग। तो डायरेक्शन क्या होता है? किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि इसका डायरेक्शन क्या हो गया मेरे पास? अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज मेरे पास BA वेक्टर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास होने वाला है वो होने वाला है BA कैप, ये होने वाला है मेरे पास इसका डायरेक्शन, ये आ गया डायरेक्शन, और ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन अगर हम लोग लिखे तो डायरेक्शन क्या हो गया इसका? फ्रॉम नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q, ये होता है इसका डायरेक्शन। अब अगला टॉपिक है मेरे पास नीड ऑफ स्टडी फॉर डाइपोल्स। तो किसी भी डाइपोल्स की स्टडी का जरूरत क्यों हम लोग को? स्पेशली हम लोग डाइपोल के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसके बारे में स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग चार्जेस के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। तो अगर 2 चार्जेस है तो हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से फोर्स क्या होगा किसी भी पॉइंट पे। तो हम लोग स्पेशली इस डाइपोल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मैटर है, जरूरी नहीं है कि वो मैटर चार्ज्ड हो, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं चार्ज होना किसी भी बॉडी का जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो, वो अनचार्ज होगा, यानी कि मेरे पास वो ऑब्जेक्ट होगा न्यूट्रल। पर न्यूट्रल असल में न्यूट्रल तो होता नहीं, इसमें जितने प्लस क्यू चार्जेस होंगे उतने ही माइनस क्यू चार्जेस होंगे। तो असल में अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएँ तो असल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग के पास एक बहुत ही छोटे लेवल पर एक प्लस ई चार्ज का प्रोटॉन होता है और एक माइनस ई चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये प्लस ई और ये माइनस ई, ये दोनों जो मेरा मिल के हम लोग का बनाते हैं एक डाइपोल। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर ही बहुत स्मॉल होता है, तो ये जो डिस्टेंस है ऑटोमेटिकली वेरी स्मॉल आने वाला है। तो असल में
डाइपोल्स हम लोग के बहुत आराम से पाए जाते हैं हर एटम्स में, जबकि ज़रूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट चार्ज्ड हो, पर यह ज़रूरी है कि हर ऑब्जेक्ट में डाइपोल्स प्रेजेंट हो। ये हो सकता है कि उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर रहा हो, क्योंकि एक कोई भी एटम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होंगे और सबका डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो सकता है। बट डाइपोल एग्जिस्ट हमेशा करेंगे हर एक ऑब्जेक्ट में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम लोग स्पेशली एक स्पेशल केस बना लेते हैं डाइपोल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, तो सबसे फ्रीक्वेंटली पाया जाता है डाइपोल्स हर एक एटम्स में। इसलिए हम लोग डाइपोल्स के लिए अलग केसेस बना के रख लेते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम लोग आराम से हमारे रिजल्ट्स को यूज़ किया कर सकें। अब अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो जैसे कि हम लोग देखें, पॉजिटिव डाइपोल्स यानी कि क्या हुआ, प्लस और माइनस, ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, क्योंकि ये डाइपोल्स बना किससे है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल्स भी होता है। अगर कोई भी एक मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, तो असल में इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। ये डोमेन्स स्मॉल स्मॉल नॉर्थ साउथ बनते हैं। ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ऐसे से करके ये पूरा मैग्नेट इसमें बना हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ है और सिमिलरली यहाँ पर साउथ 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 होता है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो ये जो डोमेन है, इसलिए ये पोल साउथ होता है मेरे पास और ये पोल मेरे पास नॉर्थ होता है। तो असल में क्या हो रहा है मेरे पास, असल में जो मेरे पास हो रहा है वो ये है कि ये स्मॉल नॉर्थ साउथ से बना हुआ है कोई भी मेरा मैग्नेट, और ये स्मॉल नॉर्थ साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस ही मेरे पास स्मॉल है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर मेरे पास मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड होंगे बहुत स्मॉल डिस्टेंस से, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो भी इक्वल एंड अपोजिट, सेपरेटेड होंगे बहुत स्मॉल डिस्टेंस से, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो अब हम लोग डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे पास, वो 2 पॉइंट पे हम लोग को निकालना है। पहला उसके एक्सिस पे और दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन में। तो अगर हम लोग एक्सिस पे देखें, तो फॉर एग्जांपल ये एक डाइपोल है, तो ये दोनों चार्जेस दिख रहे हैं, ये प्लस और माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, और ये है इसका सेंटर। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका एक्सिस। तो किसी भी डाइपोल का एक्सिस क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट है, तो ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक सिंगल लाइन होगा, और इसी लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये जो मेरे पास यहाँ पिंक लाइन दिख रहा है, वो पिंक लाइन है मेरे पास एक्सिस ऑफ डाइपोल्स। तो इस एक्सिस में किसी भी एक रैंडम पॉइंट हम लोग को चूज़ करना है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इस पॉइंट को लेते हैं, ये पॉइंट P, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट का इस डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है मेरे पास R। तो अगर हम लोग देखें, तो माइनस क्यू से डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, सेंटर से डिस्टेंस R और माइनस क्यू का सेंटर से डिस्टेंस है A, तो टोटल माइनस क्यू का पॉइंट P से डिस्टेंस हो जाता है मेरे पास R प्लस A। सिमिलरली अगर हम लोग प्लस क्यू का पॉइंट P से डिस्टेंस देखें, तो ये मेरे पास होने वाला है, सेंटर से P का डिस्टेंस है R और प्लस क्यू से P का डिस्टेंस है R माइनस A, क्योंकि प्लस क्यू से सेंटर का डिस्टेंस मेरे पास A है। तो ये हो गया मेरे पास R माइनस A डिस्टेंस। अब बस हम लोग को सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस लगाना है। तो पॉइंट P पे माइनस क्यू की वजह से जो चार्ज होगा, वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू होगा, और प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो मेरे पास E प्लस क्यू होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, K इंटू सोर्स चार्ज बाय R स्क्वायर। बट इस केस में सोर्स चार्ज क्या, अगर हम लोग E प्लस क्यू ले रहे हैं, तो प्लस क्यू के वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इस केस में मेरे पास जो सोर्स चार्ज है, वो है मेरे पास प्लस क्यू, और R मतलब डिस्टेंस। तो प्लस क्यू का पॉइंट P से डिस्टेंस हम लोग का क्या है, R माइनस A, यानी कि हम लोग यहाँ पर R की जगह R माइनस A लिखने वाले हैं। तो इस केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है K Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम लोग डायरेक्शन फॉर एग्जांपल इसको एक पॉइंट A मान ले और इसको पॉइंट P, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा आउटवर्ड्स। तो रेडियली आउटवर्ड्स अगर प्लस क्यू से देखें, तो मेरे पास इस डायरेक्शन में आने वाला है E प्लस क्यू।
तो ई प्लस क्यू मेरे पास इस डायरेक्शन में आने वाला, ये डायरेक्शन क्या है, ए टू पी, यानी कि हम लोग यहाँ पर वेक्टर क्या लिखने वाले हैं, ए पी कैप। सिमिलरली अब हम लोग ई माइनस क्यू लिखने वाले हैं। तो ई माइनस क्यू क्या होता है मेरे पास, ई माइनस क्यू होगा के इंटू चार्ज, इसमें भी सोर्स चार्ज क्यू ही है मेरे पास, और इस बार डिस्टेंस मेरे पास हो जाता है आर प्लस ए। तो अगर हम लोग आर प्लस ए सब्स्टिट्यूट करें तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज का हमेशा रेडियली इन्वर्स होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ई माइनस क्यू टूवर्ड्स द चार्ज, फ्रॉम पॉइंट टूवर्ड्स द चार्ज, ई माइनस क्यू। तो ये जो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या है मेरे पास, पी ए, पी टू ए, तो पी ए कैप, और पी ए कैप को हम लोग माइनस ए पी कैप भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया मेरे पास माइनस ए पी कैप। तो ये आ गया मेरे पास ई प्लस क्यू, और ये आ गया मेरे पास ई माइनस क्यू एट पॉइंट पी। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से हम लोग क्या करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि दोनों का वेक्टर सम। तो ई प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर। अब हम लोग देखें अगर, तो दोनों वेक्टर सेम लाइन के अलॉन्ग है ए पी, बस माइनस का अंतर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर कोई भी दो सेम लाइन के अलॉन्ग होते हैं तो हम लोग डायरेक्ट एडिशन, अर्थमेटिक एडिशन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये मेरे पास आता है के क्यू बाय आर प्लस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है मेरे पास ए पी कैप। ये है मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो के क्यू मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो अगर के क्यू को कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो अंदर बचता है 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन अभी भी है क्या है मेरे पास, ए पी कैप। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा मेरे पास, वो रिजल्ट आएगा ई नेट इज़ इक्वल टू के क्यू 4AR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पी कैप। पी कैप का मतलब डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी कि ए पी कैप। यही मेरे पास पी कैप है, डाइपोल मोमेंट। तो ये पी कैप मेरे पास डायरेक्शन हो गया, और मेरा मैग्नीट्यूड हो गया के क्यू 4AR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। के का वैल्यू है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सारे वैल्यूज़ सेम है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट ऑन एक्सिस। अब अगला जो टॉपिक है वो है फॉर ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लस क्यू है और ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, तो जो इसका सेंटर है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। और अगर हम लोग 3 डायमेंशनल में देखें तो एक प्लेन होगा जो इसके परपेंडिकुलर पास हो रहा होगा, ये प्लेन। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी एक हाइट पे पॉइंट ले ले कोई भी, तो वो दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर ये डी है तो ये भी डी है, क्योंकि इसका यहाँ सेंटर से डिस्टेंस हो गया मेरे पास ए, और हाइट तो मेरे पास दोनों ट्रायंगल्स में सेम है। इस प्लेन को जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन। तो अगर कोई हम लोग रैंडम पॉइंट इस इक्वेटोरियल प्लेन पे लेते हैं और उस पर हम लोग को डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में सबसे पहला चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, और ये दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। सिमिलरली जैसे पिछला फिगर में था मेरे पास, वैसे ही दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, और ये रहा मेरा सेंटर। और ये जो ग्रीन कलर का प्लेन दिख रहा है आप लोग को, ये प्लेन है मेरे पास इक्वेटोरियल प्लेन। अब अगेन सेम जैसे पिछला केस में था उसी तरीके से हम लोग को प्रोसीड करना है। ये मेरा पॉइंट P है जिस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्लस क्यू की वजह से हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स जाएगा। तो मेरा रेडियली आउटवर्ड्स ये जो रेड कलर का वेक्टर दिख रहा है ये है। तो रेडियली आउटवर्ड्स, तो ये मेरे पास E प्लस क्यू किस डायरेक्शन में होने वाला है, इस डायरेक्शन में होने वाला है, जो रेड कलर का वेक्टर है। सिमिलरली जो माइनस क्यू है वो उसका रेडियली इन्वर्स होने वाला है। तो ये जो पिंक कलर का वेक्टर बना हुआ है, ये वेक्टर क्या है मेरे पास, E माइनस क्यू, ये E माइनस क्यू। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अर्थमेटिक समेशन नहीं कर सकते जैसे पिछले केस में हम लोग किए थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है जो कि 0 नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग को वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा।
तो अगर हम लोग इस वेक्टर डायग्राम को दोबारा बनाएं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये मेरा ई माइनस क्यू और ये मेरा ई प्लस क्यू। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें तो ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाय डी स्क्वायर। डी क्या है मेरे पास, डी ये डिस्टेंस है क्यू का प्लस क्यू का पी से। सिमिलरली माइनस क्यू का जो पी से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी अगेन डी होने वाला है मेरे पास, क्योंकि ये पॉइंट मेरा इक्वेटोरियल प्लेन में है। तो जो ई माइनस क्यू की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड होगा मेरे पास के क्यू बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखे हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग चार्ज को सिर्फ क्यू लिखे हैं, माइनस क्यू नहीं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि मोड ई प्लस क्यू इज इक्वल टू मोड ई माइनस क्यू। यानी कि ये जो वेक्टर है इसका लेंथ, सेंटर से जो लेंथ है और इस वेक्टर का सेंटर से लेंथ, दोनों वेक्टर का सेंटर से लेंथ मेरा सेम आने वाला है। अब अगर हम लोग इसको कंपोनेंट्स में तोड़ ले, अगर हम लोग इसको फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो अगर हम लोग इसको कंपोनेंट में तोड़े तो एक कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो जो कंपोनेंट है वो फॉर एग्जांपल ई एक्स हो, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो हो मेरे पास ई वाई। सिमिलरली अगर हम लोग ई माइनस क्यू का निकाले तो ई माइनस क्यू का भी एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट आने वाला है, तो ई माइनस क्यू का जो कंपोनेंट है वो भी उतने ही लेंथ का होगा और उसका भी वैल्यू क्या होगा मेरे पास ई एक्स, और वाई कंपोनेंट मेरे पास उतने ही लेंथ का होगा बट नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गया मेरे पास ई वाई। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो मेरे पास रिजॉल्व करने के बाद मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल वेक्टर डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। एक्स एक्सिस में मेरे पास दो ई एक्स है, एक ये ई एक्स ग्रीन कलर का और ये स्काई ब्लू कलर का, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं ई एक्स प्लस ई एक्स, और दोनों आई कैप के डायरेक्शन में, तो इसलिए डायरेक्शन हो गया मेरे पास आई कैप। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो मेरे पास होने वाला है वो एक ई वाई और दूसरा माइनस ई वाई, यानी कि यहाँ पर होने वाला है ई वाई माइनस ई वाई जे कैप। तो ई वाई माइनस ई वाई तो वापस से जीरो हो गया मेरे पास, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो मेरे पास आने वाला है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया ई एक्स प्लस ई एक्स, टू ई एक्स, और इसका डायरेक्शन हो गया मेरे पास आई कैप। ये था मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ इस डायग्राम में देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आने वाला है, यानी कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है कुछ इस डायरेक्शन में, ये आने वाला है ई नेट। और अगर पैरेललोग्राम लॉ से देखें तो ये करेक्ट दिख भी रहा है, पैरेललोग्राम का डायगोनल इसी डायरेक्शन में, तो ई नेट मेरा इस डायरेक्शन में आने वाला है। अब ई नेट का वैल्यू क्या है, ई नेट का वैल्यू है मेरे पास ई नेट इज इक्वल टू 2EX आई कैप। अब हम लोग को बस EX का वैल्यू निकालना है। अगर ये एंगल मेरा थीटा है, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो हम लोग का ये एंगल भी थीटा होगा। अगर मेरा एंगल ये एंगल मेरा थीटा है और तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये साइड भी डी है और ये साइड भी डी है, तो ये दोनों एंगल थीटा हो गए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये जो एंगल आने वाला है ये एंगल भी मेरे पास थीटा आने वाला है। सिमिलरली ये एंगल मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी ये एंगल मेरे पास वापस से थीटा आने वाला है। अगर वेक्टर डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा आ जाएगा और ये एंगल भी मेरे पास थीटा आ जाएगा। यानी कि ई एक्स का वैल्यू क्या होने वाला है, ई एक्स का वैल्यू होने वाला है ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर से भी ई माइनस क्यू कॉस थीटा। दोनों का मोड सेम है, यानी कि जो मेरा ई एक्स है वो ई एक्स है मेरे पास ई प्लस क्यू या माइनस क्यू कॉस थीटा, और ई का वैल्यू क्या है मेरे पास के क्यू बाय डी स्क्वायर, तो के क्यू बाय डी स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का अगर हम लोग वैल्यू देखें इसमें तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा मेरे पास। अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को हम लोग दोबारा से ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये प्लस क्यू यहाँ पर था और ये मेरा सेंटर है, तो प्लस क्यू का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मेरे पास ए है, और जो ये डिस्टेंस है ये मेरे पास डी, और ये जो हाइट है मेरे पास, इस हाइट को हम लोग आर मान के चलते हैं। तो अगर हाइट मेरे पास आर है तो डी क्या आने वाला है मेरे पास, डी आने वाला है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या आने वाला है मेरे पास, कॉस थीटा आने वाला है मेरे पास ए बाई
डी। इसको वापस अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास के क्यू ए बाई डी ई एक्स का वैल्यू, यानी कि के क्यू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस सॉरी के क्यू बाई डी क्यूब, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर ऑलरेडी था और कॉस थीटा की वजह से ए बाई डी आया तो ये डी क्यूब हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3, यानी कि ये आ गया मेरे पास के क्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर, ये इस पर पावर 1/2 है और पूरे पे पावर 3 है, तो टोटल पावर क्या हो गया मेरे पास 3/2। ये आया मेरा ई एक्स का वैल्यू। और अगर हम लोग ई क्यू का वैल्यू देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखें, तो ये क्या था मेरे पास 2 ई एक्स आई कैप, यानी कि 2 के क्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 आई कैप। ये है मेरे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आर, क्योंकि हम लोग का ए हम लोग पहले देख चुके हैं, ए बहुत वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा, मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो ए बहुत ज़्यादा ही स्मॉल डिस्टेंस है और आर मेरा नॉर्मल डिस्टेंस है, तो आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होता है नॉर्मली। तो अगर ये एक स्पेशल केस बना ले हम लोग, तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए के लिए आर स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर को। तो अगर हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर दें तो जो मेरे पास वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, ई इज इक्वल टू 2 के क्यू ए स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर पर पावर 3/2, और स्क्वायर है और 1/2 वो ये दोनों पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आने वाला है आर क्यूब, तो 2 के क्यू बाई आर क्यूब ये आ गया मेरे पास। और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो 2 क्यू ए ये क्या आने वाला है मेरे पास, डाइपोल मोमेंट, यानी कि के पी बाय आर क्यूब आई कैप। और अगर हम लोग यहाँ आई कैप का डायरेक्शन देखें तो आई कैप का डायरेक्शन हम लोग को ये एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में था, यानी कि प्लस क्यू टू माइनस क्यू, यानी कि अगर ये आई कैप है तो मेरे डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट है मेरे पास माइनस आई कैप, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। यानी कि यहाँ पर जो आई कैप मेरे पास फाइनल रिजल्ट में आया है वैल्यू, इस आई कैप को हम लोग माइनस डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा मेरे पास फाइनल रिजल्ट के पी माइनस पी कैप बाय आर क्यूब। ये है मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट एट इक्वेटोरियल प्लेन फॉर ए डाइपोल, माइनस के पी बाय आर क्यूब पी कैप। अगला टॉपिक है मेरे पास डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें से दो केस हम लोग देखने वाले हैं। पहला केस है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा केस है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है उससे परपेंडिकुलर होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग होने वाला है, या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, दोनों केस हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल पहला केस है मेरे पास परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिगर कुछ इस टाइप से होगा, ये मेरे पास प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगेन 2a, और ये डायरेक्शन मेरे पास डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये रेड वाला जो वेक्टर है वो मेरे पास डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है, और जो स्काई ब्लू कलर का वेक्टर है वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। तो अगर हम लोग फोर्स देखें तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मेरे पास क्यू ई, और फोर्स का डायरेक्शन होता है अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या फोर्स होगा मेरे पास, एफ इंटू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो मेरे पास ये फोर्स इस डायरेक्शन में आने वाला है, तो ये फोर्स क्या हो गया मेरे पास एफ, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू ई, तो इसको ये फोर्स हो गया मेरे पास क्यू ई। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है उसमें क्या होगा मेरे पास माइनस क्यू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा मेरे पास माइनस क्यू ई, क्योंकि हम लोग प्लस क्यू ई इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव क्यू मान के चल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, और माइनस क्यू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, इसलिए ये मेरा माइनस क्यू ई हो गया और ये पॉजिटिव क्यू ई हो गया। अब हम लोग को इस केस में निकालना है कि डाइपोल पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होगा। तो नेट फोर्स अगर हम लोग देखें तो क्यू ई जे कैप के डायरेक्शन में, यानी कि क्यू ई जे कैप प्लस क्यू ई माइनस जे कैप के डायरेक्शन में भी है नेगेटिव चार्ज पे, तो क्यू ई माइनस जे कैप, यानी कि नेट फोर्स क्या आ गया मेरे पास क्यू ई माइनस क्यू ई जे कैप, यानी कि नेट फोर्स मेरे पास 0 न्यूटन आता है। यानी कि एक डाइपोल को अगर हम लोग परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स मेरा 0 होने वाला है।
सिमिलरली अब हम लोग को टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एफ इंटू एफ क्रॉस डिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग लिखते क्या, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर अब अगर डाइपोल रोटेट करेगा तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, उसके एक्सिस के अबाउट। उसका एक्सिस कहाँ से पास होता है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि उसके सेंटर से पास हो रहा हो, यानी कि ये अगर सेंटर ओ है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर एक्सिस इस डाइपोल के परपेंडिकुलर पास हो रहा है उसके अबाउट डाइपोल ऐसा रोटेट कर सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा रोटेट करता है तो मेरे पास जो क्यू ई है, ये क्यू ई किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा इस डाइपोल को, ये क्यू ई इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये क्यू ई इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये जो क्यू ई है ये भी अगेन सेंटर की तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में सम होने वाले हैं, और टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, फोर्स जो कि क्यू ई है और इनटू डिस्टेंस ए। दोनों केस में फोर्स क्यू ई और डिस्टेंस मेरा ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, यानी कि हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करें तो ये मेरे पास हो जाता है फोर्स क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया मेरे पास ए, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि क्यू ई ए, और इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ई बाय टू। पी ई बाई टू यानी कि मेरे पास पी है मेरे पास डाइपोल मोमेंट क्या था, 2QA, इसलिए यहाँ पर बाई 2 कर देते हैं हम लोग। तो ये था मेरे पास, ये आया मेरे पास नेट टॉर्क। सिमिलरली नेट, ये हम लोग को याद रखना है हमेशा, नेट फोर्स जो होता है डाइपोल पे अगर परपेंडिकुलर के इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है तो हमेशा 0 होगा, और जो नेट मेरे पास ये होने वाला है टॉर्क वो मेरे पास PE होगा। ये टॉ नेट क्या है मेरे पास, ये टॉ 1 था जो प्लस क्यू की वजह से, सिमिलरली एक माइनस क्यू की वजह से भी सेम टॉर्क होगा, तो प्लस क्यू की वजह से जो टॉ 1 था वो इतना होने वाला है, और टॉ नेट क्या होगा, टॉ नेट होगा मेरे पास 2T1, क्योंकि दोनों के दोनों डायरेक्शन मेरे पास क्लॉकवाइज है, तो 2T1 क्या हो जाएगा मेरे पास 2QEA इज इक्वल टू P इंटू ई। ये है मेरे पास फाइनल नेट टॉर्क। ये दोनों रिजल्ट आते हैं मेरे पास, एफ नेट इज इक्वल टू 0 न्यूटन और टॉ नेट इज इक्वल टू P इंटू ई। अगला केस है मेरे पास पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इस केस में जैसे हम लोग देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला, -Q2 + Q, ये हो गया मेरे पास P कैप। तो एफ नेट क्या होने वाला है, अगर प्लस क्यू पे देखें, प्लस क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, यानी कि ये होने वाला है मेरे पास QE फोर्स। सिमिलरली माइनस क्यू पे देखें तो माइनस क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, यानी कि ये इस डायरेक्शन में होने वाला है QE। नेट फोर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, QE I कैप माइनस QE I कैप, यानी कि अगेन सेम इलेक्ट्रिक नेट फोर्स 0 होने वाला है। नेट टॉर्क अगर हम लोग देखें तो नेट टॉर्क 0 ही होने वाला है, क्यों, क्योंकि जो मेरे पास जितने भी फोर्स है वो सारे फोर्स इस सेंटर से पास हो रहे हैं, तो अगर सेंटर से पास हो रहे तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आने वाला है, 0, इसलिए मेरे पास टॉर्क क्या आने वाला है, 0। अगर कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं होगा परपेंडिकुलर या पैरेलल फील्ड तो मेरे पास हमेशा हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट परपेंडिकुलर फील्ड ही मान के चलना है। तो ये था रिजल्ट। पैरेलल के केस में दोनों एफ नेट और टॉ नेट दोनों 0 आने वाला है मेरे पास, और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मेरे पास एफ नेट तो 0 होगा पर टॉर्क नॉन ज़ीरो है। ये चीज़ हम लोग को हमेशा ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि टॉर्क जो है मेरे पास वो नॉन ज़ीरो आने वाला है। तो ये था पार्ट 4।